नमस्कार। तो आज है 2 सितंबर और आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प खबरों पर नजर डालने वाले हैं जिन्हें हम इन स्लाइड्स के जरिए समझेंगे, टेक्नोलॉजी से लेकर स्पोर्ट्स तक। चलिए देखते हैं आज क्या-क्या खास है। तो हमारी पहली कहानी एक बहुत बड़े सवाल से शुरू होती है। क्या सच में कोई ऐप एक भाषा को हमेशा के लिए खत्म होने से रोक सकता है? क्या टेक्नोलॉजी हमारी इतनी कीमती सांस्कृतिक विरासत की रक्षक बन सकती है? सोचने वाली बात है ना? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये कहानी है एक ऐप की जिसका नाम है आदिवाणी। इसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने एक बहुत ही गंभीर समस्या से निपटने के लिए लॉन्च किया है। और वो समस्या है भारत की कई भाषाओं का धीरे धीरे गायब हो जाना। तो ये आदिवाणी ऐप आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक एआई वाला ट्रांसलेटर है। अब सोचिए, कई आदिवासी भाषाओं की तो कोई लिपि ही नहीं होती, कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं होता, वो बस पीढ़ी दर पीढ़ी बोलकर ही जिंदा रहती हैं। ये ऐप उन्हीं भाषाओं को, उन्हीं आवाज़ों को डिजिटल रूप देकर हमेशा के लिए सहेजने का काम कर रहा है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 461। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत में आदिवासी समुदायों की 461 अलग-अलग भाषाएं हैं। सोचिए, हर भाषा अपने आप में एक अनोखी दुनिया है, जिसमें सदियों का ज्ञान, कहानियां और संस्कृति छिपी हुई है। ये एक इनक्रेडिबल लिंग्विस्टिक ट्रेजर है, जो आज खतरे में है। और अगर 461 एक बड़ा नंबर था, तो ये अगला नंबर देखिए, ये हालात की गंभीरता को दिखाता है। 42। उन भाषाओं में से 42 गंभीर रूप से लुप्तप्राय हैं। इसका मतलब ये है कि इनको बोलने वाले शायद गिने-चुने लोग ही बचे हैं। अगर अभी कुछ नहीं किया गया, तो ये भाषाएं और इनकी दुनिया हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगी। अच्छा, अब भाषा और संस्कृति से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसे एशिया में एक्सीलेंस का सिंबल माना जाता है। हम बात कर रहे हैं प्रतिष्ठित रेमन मैगसेसे पुरस्कार की, जिसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो इस साल ये सम्मान 3 बहुत ही खास लोगों को मिला है। इनमें 2 इंडिविजुअल्स हैं, मालदीव की शाहीना अली और फिलीपींस के फ्लेवियानो एंटोनियो एल विलानुएवा। और इनके साथ ही भारत का एक संगठन भी है, एजुकेट गर्ल्स, जो इस बार खास चर्चा में है। और ये भारत के लिए सच में एक ऐतिहासिक पल है। क्यों? क्योंकि एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन इस पुरस्कार के इतिहास में इसे जीतने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया है। ये जमीनी स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए जो शानदार काम किया गया है, उसको मिली एक ग्लोबल रिकग्निशन है। वैसे ये सम्मान भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। जैसा कि इस टाइमलाइन में दिख रहा है, भारत का इस पुरस्कार से एक बहुत ही गौरवपूर्ण रिश्ता रहा है। 1958 में पहले भारतीय विजेता विनोबा भावे से लेकर अरविंद केजरीवाल, सोनम वांगचुक, रवीश कुमार और हाल ही में डॉक्टर रवि कन्नन तक कई भारतीयों ने इस मंच पर अपनी छाप छोड़ी है। चलिए, अब खबरों का रुख करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की ओर। भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश के मुश्किल और ऊंचे इलाकों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास कर रही है, जिसका नाम है युद्ध कौशल 3.0। तो आखिर ये युद्ध कौशल अभ्यास है क्या और इसका मकसद क्या है? इसका मेन फोकस है अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर जैसे टफ वेदर और मुश्किल टेरेन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को परखना, खासतौर पर ड्रोन्स और प्रिसिजन स्ट्राइक सिस्टम्स को। देखिए, इस अभ्यास के 4 मुख्य ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला, खराब से खराब मौसम में नई तकनीक को टेस्ट करना। फिर उससे जो डेटा मिलता है, उससे ड्रोन की निगरानी को और शार्पन करना। फिर उस बेहतर निगरानी का इस्तेमाल करके सटीक हमलों की प्रैक्टिस करना। और आखिर में इन सब कामों के लिए जो खास आशनी प्लाटून बनाई गई है, उसकी काबिलियत को असल हालातों में जांचना। और अब चलिए बात करते हैं खेल की दुनिया की, जहां भारत ने एक जबरदस्त दबदबा दिखाया है। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारतीय शूटर्स ने ऐसा प्रदर्शन किया है कि जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। तो ये आयोजन था 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप, जो इस साल कजाकिस्तान में हुई। और ये टूर्नामेंट भारतीय टीम के लिए कहना होगा कि एक ऐतिहासिक और यादगार इवेंट बन गया। अब ये जो बार चार्ट है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां करता है। भारत ने कुल 99 मेडल्स के साथ मेडल टैली में टॉप किया। जरा सोचिए, हम मेजबान देश कजाकिस्तान और तीसरे नंबर पर रहे चीन से कितना ज्यादा आगे हैं। ये एक तरफा दबदबा था। बिल्कुल।
और जब हम इन 99 मेडल्स को और करीब से देखते हैं तो एक आंकड़ा हैरान कर देता है। 50 गोल्ड मेडल्स, मतलब आधे से ज्यादा पदक गोल्ड थे। ये सिर्फ जीतना नहीं है, ये हर इवेंट में अपना लोहा मनवाना है। सच में एक असाधारण प्रदर्शन। और आज की हमारी आखिरी कहानी हमें ले चलती है भारत के शहरों की सड़कों पर, जहां एक खामोश क्रांति हो रही है। ये कहानी है ग्रीन ट्रांसपोर्ट की, और इसकी अगुवाई कर रही है देश की राजधानी दिल्ली। तो इस क्रांति में नया क्या है? देखिए, हाल ही में जो सरकारी आंकड़े आए हैं वो एक बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाते हैं। जब बात इलेक्ट्रिक बसों की आती है तो दिल्ली पूरे देश को रास्ता दिखा रही है। ये चार्ट इस बढ़त को एकदम क्लियर दिखाता है। दिल्ली 3,500 से ज्यादा ई बसों के साथ सबसे आगे है। उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक आते हैं। ये सिर्फ बसों की संख्या नहीं है, ये हमारे शहरों के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को साफ और सस्टेनेबल बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो दिल्ली की ये लीडरशिप एक बड़े नेशनल ट्रेंड का हिस्सा है। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो आज सड़कों पर 14,329 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। ये दिखाता है कि भारत धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भविष्य बदल रहा है, और ये संख्या हर दिन तेजी से बढ़ रही है। तो सवाल उठता है कि इस बदलाव के पीछे की ताकत क्या है? इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है पीएम ई ड्राइव योजना को। ये एक सरकारी पहल है जो कंपनियों को ई बसें खरीदने के लिए सब्सिडी देती है और शहरों में चार्जिंग स्टेशन जैसा जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद करती है, जिससे ये बदलाव और तेजी से हो रहा है। और आज का ये सफर हम इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। एक तरफ टेक्नोलॉजी है जो सदियों पुरानी भाषाओं को बचा रही है, तो दूसरी तरफ ग्रीन एनर्जी है जो हमारे शहरों का भविष्य बदल रही है। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी कहानी आने वाले कल पर सबसे गहरा असर डालेगी? इस पर जरूर सोचिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।